सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एसबीआई क्लर्क 2021 10 दिनों बाद आपका एग्ज़ाम है, तो 10 दिनों का ये क्रैश कोर्स है। कोशिश ये करेंगे कि 150 से 200 वैरायटी के क्वेश्चंस हम कर लें और कम से कम 10 मार्क्स का आपको इजाफा मिले। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अपने एक्सपीरियंस से करवा रहा हूँ। पूरे मन से 10 दिन इस क्लास को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट डे था कल, आज है सेकेंड डे। रात को 9:30 बजे आपको शार्प ये क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, शुरू कर लें आज की क्लास को। फटाफट कर दो शेयर, बिना कहे बिना देरी किए शेयर्स करना, लाइक्स देना, ताकि मोटिवेशन बने। इस क्लास को मैं लाता रहूं, आगे भी एग्ज़ाम्स होंगे आपके, ऐसी क्लासेस काम आती हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। आराम से बैठ करके पहले इसको पढ़ लो, क्या लिख कर किसने दिया आपको, क्या इस क्वेश्चन में आपसे चाहता है, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो, इसको पढ़ने में देखो, ये जो है ना मॉक टेस्ट से आता है अच्छे से, जो आप ये ऊपर वाला देख रहे हो। अगर इसको पढ़ने में वक्त जाया हो गया तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं कहता हूँ मॉक टेस्ट जितने दे सको वहाँ से आपको पता लग जाए। मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपको बोल रहा है कि इसमें से मिस स्पेल्ट वर्ड को निकालो, ठीक है, और या फिर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट वर्ड को निकालो। या तो वो वर्ड की स्पेलिंग गलत हो या वो वर्ड ही गलत हो, उसकी जगह ही वहाँ पे ना हो, दोनों ही केस बनेंगे। अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं अपना। द मैनेजर वेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ हिज टीम अगेंस्ट दोज ऑफ द ओपोनेंट एंड साइड। मैनेजर साहब ने वेट किया, मैनेजर साहब ने वजन किया। वेटेड का मतलब होता है वजन करना। और किसको भाई? स्ट्रेंथ को, मजबूती को। और किसकी? खुद की टीम की। और किसके खिलाफ वजन किया? उसके खिलाफ जो थी उसकी ओपोनेंट की, उसके दुश्मन की। तो अपनी टीम को दुश्मन की टीम के सामने वजन करके देखा, तोल करके देखा। और मैनेजर साहब ने साई भी किया। साई का मतलब होता है ठंडी आह भरना, ठंडी आह भरना। तो समझ रहे हो आप? जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम है और ये मैनेजर है, इसकी एक स्ट्रीट की टीम है, गली की टीम। इसको देख करके पता लगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने तो हम टिक ही नहीं पाएंगे। दोनों को वजन करके देखा और फिर एक ठंडी सी आह भरी, साई के जो है उसने साई किया। समझ गए ना? अब देखो सेंटेंस में गलती क्या है। वेट, वेट होता है एक नाउन। वेट का मतलब होता है वजन। वेट से वर्ब बनती है वे, ठीक है ना, वे। तो वे जो है ना ये वर्ब फॉर्म है, वेट है एक नाउन फॉर्म। आपने मैनेजर को बना दिया सब्जेक्ट और वर्ब दे दी उसको वेटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये तो एक्चुअल में नाउन के आगे आपने ईडी लगा दिया। नाउन से ईडी लगा के वर्ब थोड़ा ना बनती है। वेट नाउन के आगे, वेट नाउन के आगे ईडी लगाने से वर्ब नहीं बन जाएगी। इसकी वर्ब फॉर्म होती है WEIGH। तो यहाँ पे एक्चुअल में इस टी को इसने गलत बीच में लगाया हुआ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैनेजर साहब वेट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज टीम अगेंस्ट दोज ऑफ द ओपोनेंट एंड साइड। समझ गए? कोई दिक्कत? चलो, अब इस सेंटेंस में एक और एरर है। आगे तब बढ़ेंगे जब दूसरी एरर आप खुद खोजोगे। जहाँ से मैंने उठाया है मेमोरी बेस पे जो पेपर था, ये उस वेबसाइट वाले ने एरर की हुई है इसमें, है ना। अब मैंने तो पकड़ ली, आप भी पकड़ने की कोशिश करो। चलो, मैनेजर साहब ने क्या वे किया? स्ट्रेंथ को। अच्छा, किसके साथ? स्ट्रेंथ के साथ अपने ओपोनेंट की। वे किया अपनी टीम की स्ट्रेंथ को अगेंस्ट में उस स्ट्रेंथ के साथ में जो थी उसके ओपोनेंट की। दैट और दोज का हम यूज़ करते हैं नाउन्स को दूसरी बार रिपीट ना करने के लिए। याद है ना वो, वाटर, एयर ऑफ दिल्ली इज़ मोर पोल्यूटेड देन दैट ऑफ मुंबई। दिल्ली की एयर जो है दैट ऑफ मुंबई, मतलब एयर ऑफ मुंबई से ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो वो एरर आपको मैंने बहुत बार करवाई है। स्ट्रेंथ एक सिंगुलर नाउन है मेरे भाई, इसके लिए दोज नहीं आ सकता, यहाँ पे लगाओगे दैट, ठीक है ना। तो ये एरर इसमें की हुई है। एक्चुअल में पेपर में आपको सही क्वेश्चन मिला होगा, लेकिन जहाँ पे जिस बंदे ने डाला है इसको, वहाँ से इसने गलत बनाया इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दैट लगाना है, यहाँ पे वे लगाना है, टी को निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ याद रखें, 9:30 बजे आपको ये वीडियो रोज़ मिलेगी। कोशिश ये रहेगी मेरी कल से आपको टाइम पे मिल जाए। इस वीडियो के साथ में आपको 1-2 घंटे कम से कम इंग्लिश को देने हैं अगले 10 दिन। चाहे तो मॉक टेस्ट दे लो। मॉक टेस्ट आपके पास होगा कोई ना कोई, किसी ना किसी जो है ब्रांड का, टेक्स्ट बुक हो, ओली बोर्ड हो या प्रैक्टिस मॉक हो। सेक्शनल मॉक टेस्ट निकाल लिया करो इंग्लिश के, दिन में आधे घंटे के 2, और अच्छे से एनालाइज करना है उसको। इस वीडियो के साथ में इस काम को भी करना है जो मैं सिखा रहा हूँ ना, खुद से अप्लाई करके देखना भी है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल के पेड मेंबर हैं, आपने 30 रुपये या 60 रुपये का प्लान ज्वाइन किया हुआ है, या 159 वाला, जो भी प्लान आपके पास है, तो आपको मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट सोल्व करवाए हुए हैं। आप मेंबर हैं तो सीधे आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे चैनल के होम पेज पे। होम पेज पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी,
ऑल बैंक एग्जाम्स क्लरिकल पीओ। यहाँ पे आपको 60 वीडियोस मिलेंगी, तकरीबन 40-50 घंटे का कंटेंट है। आप यहाँ से पहले डिस्क्रिप्शन से पेपर को डाउनलोड करें, खुद से देने की कोशिश करें मॉक टेस्ट की तरह, और फिर वीडियो चला करके पूरा सोल्यूशन देखें जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ। जो लोग मेंबर हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, और जो लोग मेंबर नहीं हैं आपको सीधा से एक काम करना है, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके आप भी मेंबरशिप को बाय कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने समझाया भी हुआ है कैसे कैसे आपको मेंबरशिप मिलती है ना। इस वीडियो को चलाएंगे तो यहाँ से आपको पता लगेगा। बता दो भाई कौन सा ऑप्शन गलत है? नहीं गलत है तो नो एरर आपका आंसर है ना। चलो मैं करवा दूं। द मैन रिप्लाइड दैट ही डिड नॉट हैड एनी मनी विद हिम एंड हिज वाइफ वुड नॉट बी होम अंटिल लेटर दैट नाइट। आदमी ने रिप्लाई दिया दैट, वो ये कि उसके पास नहीं थी कोई भी पैसा, 1 रुपया नहीं था उसके पास। और कैसे? उसके पास विद हिम, और उसकी वाइफ जो है ना वो घर नहीं आने वाली थी, वुड नॉट बी होम, कब तक? रात में देरी तक। तो जैसे उसने कोई पिज़्ज़ा विज़्ज़ा मंगवाया, पिज़्ज़ा वाला गेट पे खड़ा था, बोला पैसे दो, बोला मैंने नहीं मंगवाया, मेरी बीवी ने मंगवाया होगा, मेरे पास तो 1 पैसा नहीं है, मेरी बीवी आएगी वही देगी, है ना। तो ऐसा इस मैन ने रिप्लाई किया। सेंटेंस में गलतियाँ हैं, एक नहीं बल्कि दो। पहले एक पकड़ लेते हैं जो जिसको बैंक वालों ने इसमें गलती बनाया है, ठीक है। रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एरर, पर आसानी से आप समझ सकते हो। आपको एक चीज़ समझनी है, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, नंबर 1, और दूसरा इसकी कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है, ठीक है। ये दोनों ही अलग रूल्स हैं। एक तो मैं आपको बोलूँ बेयर इन्फिनेटिव लगाना है, आपको ये पता हो कहाँ पे लगाना चाहिए। दूसरा मैं आपको पता हो कि बेयर इन्फिनेटिव होता क्या है, तो कहाँ पे लगाना है। ये तो बहुत सारे रूल्स हैं, मैंने करवाए भी हूँ आपको। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है इस पर बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। 10 सेकंड में समझ सकते हो, ध्यान से समझना। जैसे रन है, इसकी सेकंड फॉर्म है रैन, थर्ड फॉर्म है रन। प्ले है, इसकी सेकंड फॉर्म है प्लेड, थर्ड फॉर्म भी होती है प्लेड। इतना जानते हो आप। रन को अगर आप सिंगुलर नाउन के साथ में यूज़ करो तो लिखते हो रन्स। प्ले को अगर सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करो तो आप यूज़ करते हो प्लेस। बेयर इन्फिनेटिव वर्ब की वो वाली फर्स्ट फॉर्म होती है जिसके पीछे एस या ई एस ना आ रहा हो। तो रन का बेयर इन्फिनेटिव होगा रन, प्ले वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव होगा प्ले, कम वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव होगा कम। जिसके पीछे एस लग गया या ई एस लग गया वो बेयर इन्फिनेटिव नहीं है। ये तो होता है जी मेन वर्ब के केस में बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। अब देखो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं जैसे कि हैव, डू और बी। ये हेल्पिंग वर्ब्स भी बहुत बार मेन वर्ब बन जाती हैं, इनका बेयर इन्फिनेटिव भी याद रखें। हैव वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव खुद हैव होता है, डू वर्ब का भी खुद डू होता है, बी वर्ब का भी बेयर इन्फिनेटिव बी होता है। तो जीवन में कहीं भी बेयर इन्फिनेटिव लगाने को आपको रूल पता हो, भाई मॉडल वर्ब आ गई इसके बाद में बेयर इन्फिनेटिव आएगा, आपको पता है। तो जीवन में कभी भी बेयर इन्फिनेटिव लगाना हो, इन तीनों वर्ब्स में से इन्हीं को यूज़ करोगे आप। कभी भी हैज़ नहीं लिखोगे, कभी भी हैड नहीं लिखोगे, बेयर इन्फिनेटिव जहाँ लगाना है। कहीं भी डज नहीं लिखोगे, कहीं भी डिड नहीं लिखोगे, कहीं भी डन नहीं लिखोगे, कहीं भी इज़, एम, आर, वॉज, वर नहीं लिखोगे, आप यूज़ करोगे उसकी जगह पे बी को। समझ गए इतना? अब मुझे बताओ, डिड के बाद में यूज़ होता है बेयर इन्फिनेटिव, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डू, डिड, डज। हेल्पिंग वर्ब अपने बाद में वर्ब की बेस फॉर्म को ही लेती है। अब मुझे बताओ हैव फैमिली की बेस फॉर्म क्या है? हैव है कि नहीं? बस इतनी सी बात है। अगर यहाँ पे डिड लिखा होता तो डिड फैमिली की, डू फैमिली की बेस फॉर्म को मैं डू को यूज़ करता। इस केस में हैड की जगह पे मुझे हैव लगाना चाहिए जो कि हैव फैमिली का बेयर इन्फिनेटिव है। समझ गए? ये थी एरर नंबर 1। अब आ जाओ एरर नंबर 2। याद रखें, जब भी आपकी पॉकेट में कोई चीज़ हो या आपके गले में या हाथों में कोई चीज़ हो, समझ गए, जो चीज़ को आप साथ में कैरी कर सकते हो, आपके पॉकेट में, आपके गले में, आपके हाथ में कोई हार हो, कोई अंगूठी हो, कुछ पैसा हो, तो आप मनी या वो चीज़ विद नहीं रखते हो बल्कि ऑन लिखते हो। कोई आपसे पूछे कितने पैसे हैं, आप बोलोगे आई हैव 100 रुपीज़ ऑन मी। ऑन मी का मतलब क्या है? मेरी जेब में 100 रुपये हैं। विद मी नहीं, ऑन मी। ये एक फिक्स फ्रेज होता है किसी भी चीज़ को जेब में, गले में या हाथों में रखने के लिए। जैसे आपसे पूछे पैर में कितने, हाथ में कितनी अंगूठियाँ हैं, आई हैव 2 फिंगर्स ऑन मी, या आई हैव 5 ग्राम्स ऑफ गोल्ड ऑन मी। ऐसा भी आप देखता हूँ मिलेगा आपको, है ना। तो हाथ में, गले में, जेब में कोई चीज़ हो तो उस चीज़ को विद लगा करके नहीं, ऑन लगा के बताया जाता है। ये एरर जो है आप ज़रूर से मार्क करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल नहीं है। आपको यहाँ पे पैराजिम्बल दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों को सही ऑर्डर में आपको जमाना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। कल ही मैंने करवाया था आपको ट्रिक के साथ, कैसे करना ट्रिक पूरी बता चुका हूँ मैं।
अच्छा क्या है ट्रिक भाई, चलो ट्रिक देख लेते हैं। लास्ट वाला वर्ड पकड़ लो, एक या दो वर्ड लास्ट वाले पकड़ लो, ठीक है, ये लास्ट वाले वर्ड पकड़ लो। इनको पकड़ के आप जमा करके देखो कौन सा किससे सेट बैठ रहा है। मैं आपको सेट बिठा के दिखाऊं यहाँ पे। आवर पॉलिसी हैड बीन एक्सटेंडेड फॉर 2 months। 4 प्लस में टाइम ऑफ पीरियड क्या बताता है, किसी चीज़ की ड्यूरेशन को बताता है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। समझ रहे हो मेरी बात को। कोई भी चीज़ 4 या सिंस के बाद में टाइम पीरियड या टाइम का जो है पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो उसका मतलब है किसी चीज़ की ड्यूरेशन या किसी चीज़ के शुरुआत को हम बता रहे हैं। तो फॉर ये जो है ये शुरुआत को बताएगा, किसी चीज़ की ड्यूरेशन को बताएगा। अब ड्यूरेशन किस चीज़ की हो सकती है, पॉलिसीज़ जो एक्सटेंड हुई हैं 2 महीने के लिए, या इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉई जिसने इसको रिन्यू किया था 2 महीने के लिए, या दे हैड गोन ऑन वेकेशन 2 महीने के लिए। ध्यान से समझो आप, या तो वो वेकेशन पे 2 महीने के लिए जा सकता है, या पॉलिसी को एक्सटेंड किया जा सकता है 2 महीने के लिए। 2 में से एक ही चीज़ होगी, या तो बी के बाद में ए आएगा या फिर डी के बाद में ए आएगा। इतना समझ गए। अब इससे आंसर आपका सॉल्व हो जाएगा। बी के बाद में ए आ रहा है, ये आपका आंसर हो सकता है। डी के बाद में ए आ रहा है, ये भी हो सकता है। डी के बाद में ए आ रहा है, ये भी हो सकता है। डी के बाद में ए आ रहा है, ये भी हो सकता है। इस वाले को चेक कर लो, शायद इसी से आंसर बन जाए। बी को शुरू में रखो, आवर पॉलिसी हैड बिन एक्सटेंडेड, बी के बाद में ए, फॉर 2 months। हमारी पॉलिसीज़ को बढ़ा दिया गया था 2 महीने के लिए, बिकॉज क्योंकि द, अब देखो बी के बाद में ए के बाद में सी, द इंश्योरेंस कंपनी एम्प्लॉय हु रिन्यूड देम हैड गॉन ऑन वेकेशन। क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय था जो उनको रिन्यू करता था वो छुट्टी पे गया हुआ था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भाई इंश्योरेंस तो आपका रिन्यू कर देंगे लेकिन हमारा आदमी छुट्टी पे गया हुआ है, 2 महीने के लिए मुफ्त में आपके इंश्योरेंस को हम बढ़ा रहे हैं। समझ गए, ये सेंटेंस ऐसा बना हुआ है। सिंपल सी ट्रिक है अपनी, इसको हमेशा आजमाएं। 10 से 12 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन बैंक क्लरिकल के सॉल्व हो जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जस्ट अ मिनट, चलो क्या करना है, वही काम करना है। लास्ट वाले में मार्क कर देता हूँ इतनी देर में, है ना, और शुरू वाले भी। बस अब काम बन गया आपका, ये डायग्राम बनते ही। देखो लास्ट में आ रहा है यहाँ पे ओवर। ओवर का मतलब होता है दौरान या ज़्यादा, ठीक है, दौरान या ज़्यादा। ओवर द लॉज को रखूँ, ओवर एट द वर्क प्लेस को रखूँ, या ओवर ईयर्स रखूँ। समझो मेरी बात को। ओवर के मतलब होता है दौरान या ज़्यादा, ठीक है। ओवर ईयर्स आपने सुना होगा, ओवर ईयर्स है ना, कई सालों के दौरान। अगर आप इसको बिठाने की कोशिश करो, बी के बाद में ए लगाने की कोशिश करो, तो देख लो कौन सा आंसर बनेगा। बी के बाद में ए यहाँ आ रहा है, बी के बाद में ए यहाँ आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा और यहाँ पे आ रहा है। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है सी से, यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रहा है डी से। क्या डी से सेंटेंस शुरू हो सकता है? एट द वर्क प्लेस, बहुत कम चांसेस हैं प्रेपोजिशन से सेंटेंस के शुरू होने के। क्या सी से सेंटेंस शुरू हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब सी वाले को मैं चेक कर लेता हूँ, समझ रहे हो ना, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। यहाँ पे डी से शुरू हो रहा है दोनों में, और यहाँ पे सी से शुरू हो रहा है। सी से शुरू होने वाला सेंटेंस मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि डी वाला मुझे अजीब सा लग रहा है। द लॉज अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट, सी, इसके बाद में बी, हैव बीन रिफाइंड। लॉज जो हैं सेक्शुअल हरासमेंट के खिलाफ रिफाइन कर दिए गए हैं पैसिव वॉइस में, और कब? ओवर, अब देखो इसके बाद में लगाना ए, ओवर ईयर्स, कई सालों के दौरान, इंक्लूडिंग हरासमेंट एट द वर्क प्लेस, जिसमें शामिल है ऑफिस में होने वाली हरासमेंट। बना ना? ट्रायल एंड एरर, और इस फॉर्मूला को लगाओ 10 से 15 सेकंड में। ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होना चाहिए पैराजम्बल्स, ठीक है। क्वेश्चंस और भी करवाऊंगा मैं, कल कोशिश करेंगे बड़े वाले पैराजम्बल्स को करें अपने। इसके मैं 3 क्वेश्चंस लाया था, 3 हो गए क्या? एक क्वेश्चन ये बच गया ना बीच में। चलो फटाफट सब लोग उसको ट्राई करो, उसी फॉर्मूला को यूज़ करना है, कुछ अलग नहीं करना है। मैं इतनी देर में इनको मार्क कर लेता हूँ, थोड़ा सा आइडिया अपने को मिल जाएगा क्या करने वाले हैं अपने। अब अपनी तैयारी करो अपने दिमाग में और बताओ क्या इसको बनाया जाए। चलो मार्क कर दिया है। मोर होता है या तो एक एडजेक्टिव या होता है एक एडवर्ब। बेसिक ग्रामर इसीलिए बोलता हूँ, लोग बोलते हैं ना सर बैंक में बेसिक ग्रामर क्या करनी है, देख कितनी काम आएगी बेसिक ग्रामर, बहुत आसान हो जाता है सारा काम आपका अगर बेसिक आपको आती है। एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव आता है नाउन के लिए, एडवर्ब होता है एडजेक्टिव या दूसरी एडवर्ब्स के लिए। मोर के बाद में या तो कोई नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगी, एडवर्ब आएगा, यही आएगा ना। अब मुझे बताओ मोर के बाद में क्या वर्ब आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकती।
क्या मोर के बाद में प्रेपोजिशन आ सकती है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकती। मोर के बाद में फोकस्ड नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव जरूर आ सकता है। पकड़ लिया ना? तो डी के बाद में क्या लगाऊंगा? बी लगाऊंगा। अब कयामत इधर से उधर हो जाए, डी के बाद में तो बी आएगा, डी के बाद में ए नहीं आ सकता, डी के बाद में सी नहीं आ सकता। समझ गए? अब डी के बाद में बी जहाँ आ रहा है वो आपका आंसर है। तो डी के बाद में बी नहीं आ रहा, डी के बाद में बी नहीं आ रहा, डी के बाद में बी नहीं आ रहा और डी के बाद में बी आ रहा है। अब इसको चेक कर लेना लास्ट में लगाने से पहले, DBCA को चेक कर लेता हूँ। न्यू प्रोडक्ट्स एंड मोर फोकस्ड मार्केटिंग एफर्ट्स, अब सी को लगाओ, हैव बिन स्लोअर टू टेक ऑफ इन यूरोप देन अमेरिका। नए प्रोडक्ट्स और ज़्यादा फोकस किए हुए मार्केटिंग के जो एफर्ट्स हैं वो स्लोवर रहे हैं। देखो वर्ब लगी है हैव, क्योंकि प्रोडक्ट्स और एंड मार्केटिंग एफर्ट्स दोनों सब्जेक्ट हैं, तो ये स्लोवर रहे हैं टेक ऑफ करने में। टेक ऑफ करना मतलब किसी चीज़ का कामयाब होना, किसी चीज़ का हवाओं में उड़ना, जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो ये स्लो रहे हैं टेक ऑफ करने में, कामयाब होने में यूरोप के अंदर, बजाय किसके? अमेरिका के। तो अमेरिका में तो बहुत तेज़ी से गए, लेकिन यूरोप में बहुत धीमे धीमे हुए। बन गया आपका DBCA। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने कल दिया था आपको क्विज़ में, है ना? किस सेंटेंस के अंदर ये वर्ड ठीक तरीके से यूज़ हुआ है, आज इसको करके देखेंगे। लाइक्स और शेयर्स मत रुकने देना, मुझे मज़ा आता रहे, मेरा मोटिवेशन बना रहे, इसीलिए इस कंटेंट को जहाँ तक हो सके पहुँचाने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पे वर्ड दिया हुआ वेग। वेग का मतलब होता है धुंधला। क्या होता है भाई? धुंधला, या जो हो अनक्लियर। आपसे पूछ रहा है कि भाई इनमें से किसके अंदर वेग वर्ड गलत तरीके से यूज़ हुआ है या सही तरीके से यूज़ हुआ है। जो गलत वाला है वो आपका आंसर नहीं है, ठीक है? तो कह रहा है जज डिटरमिन्ड दैट द लॉ वॉज टू वेग टू बी फेयरली इन्फोर्स्ड। जज साहब ने डिटरमिन किया, निर्धारित किया कि जो लॉ था, जो कानून था, वो बहुत ही ज़्यादा धुंधला था या अनक्लियर था, फेयरली इन्फोर्स किए जाने के लिए, बिल्कुल न्यायपूर्ण तरीके से लगाए जाने के लिए। तो कानून थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, इस वजह से कोई भी उसका फ़ायदा उठा सकता था। जज साहब को ऐसा लगा। बिल्कुल सही है यार। लॉ वॉज टू वेग टू बी फेयरली, ये टू वाली स्ट्रक्चर भी आप जानते हो। कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इस काम को नहीं कर सकती, ये इतना ज़्यादा वेग है कि फेयरली इन्फोर्स नहीं हो सकता। पहला वाला मेरा बिल्कुल आंसर बनेगा। सेकंड वाला देख लो। द मर्जर ऑफ टू लार्ज दीज टू कंपनीज वुड वेग द वर्ल्ड्स बिगेस्ट अकाउंटिंग फर्म। जो मर्जर है, जो मिल जाने का काम है, हाथ मिला लेने का काम है इन दोनों कंपनियों का, वो वेग कर देगा, वो धुंधला बना देगा। और किसको? दुनिया की सबसे बड़ी दो अकाउंटिंग फर्म्स को। यार ये क्या बात हुई? धुंधला कैसे कर देगा? धुंधला थोड़ा ना करेगा यार। दोनों फर्म्स मिल जाएंगी तो जाके और बड़ी हो जाएंगी। फर्म्स के अनक्लियर या धुंधला होने का कोई कनेक्शन नहीं है, समझ गए ना? यहाँ पे आप यूँ लिख सकते थे एडजॉइन। एडजॉइन का मतलब होता है साथ में मिला देना। या आप यूँ लिख सकते थे अमलगमेट, है ना? कुछ ऐसा वर्ड होता तो ठीक होता है। ये वेग का कोई कनेक्शन नहीं है। अब लास्ट देख लो। द प्रेसिडेंट हैड अ वेग रिसेप्शन इन ओहियो दिस मॉर्निंग। प्रेसिडेंट साहब को एक धुंधला सा रिसेप्शन मिला ओहियो के अंदर इस मॉर्निंग में। क्या मतलब हुआ भाई? रिसेप्शन बड़ा धुंधला था, मतलब रिसेप्शन के अंदर प्रेसिडेंट साहब देख नहीं पाए सब चीज़ों को। समझ रहे हो ना? कोई मीनिंग नहीं है इसका। यहाँ पे यूँ लिख सकते हो वार्म रिसेप्शन, हॉस्टाइल जो है रिसेप्शन, हाफ हार्टेड रिसेप्शन, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वेग रिसेप्शन का कोई कनेक्शन नहीं है। एक ही जगह सेट बैठेगा फर्स्ट वाले में, ओनली वन आपका आंसर है। चलो अब इस तरह के आपने क्वेश्चन देख लिए। ये सेकंड क्वेश्चन है आपका हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मीनिंग आप जानते हो, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। इसका मतलब है शत्रुता भरा। ये एक एडजेक्टिव है, दुश्मनी भरे को कहते हैं हॉस्टाइल। आराम से पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। ही मेड हॉस्टाइल एफिशिएंसी अ की पार्ट ऑफ हिज बजट प्लान। उसने जो एफिशिएंसी है, जो कुशलता है, और कैसी हॉस्टाइल, लड़ाई भरी, शत्रुता भरी, उसको एक मुख्य हिस्सा बना लिया अपने बजट के प्लान का। यार एफिशिएंसी हॉस्टाइल कैसे हो सकती है? यहाँ पे अग्रेसिव हो सकता है। समझ रहे हो बात को? एग्रेसिव एफिशिएंसी वो एफिशिएंसी है जिसमें आप बहुत एग्रेसिव होकर के एफिशिएंट होते हो। एग्रेसिव हॉस्टाइल का एक सिनोनिम भी है, लेकिन हॉस्टाइल का एक्सक्लूसिव यूज़ होता है जब यहाँ पे कहीं लड़ाई या शत्रुता की बात हो। तो एफिशिएंसी को हॉस्टाइल से जोड़ना गलत हो जाएगा, नहीं बैठेगा मीनिंग। देयर हैज़ बीन अ हॉस्टाइल रिएक्शन टू द गवर्नमेंट्स प्रपोज्ड टैक्स इंक्रीज। एक बहुत ही शत्रुता भरी रिएक्शन आई है सरकार के प्रपोज्ड टैक्स इंक्रीज़ को लेकर के। सरकार ने जो टैक्स में इजाफे को प्रपोज किया है उसको लेकर के बहुत ख़राब रिएक्शन आई है। यहाँ पे हॉस्टाइल ठीक है ना? रिएक्शन बड़ी ही रफ थी, बहुत ही दुश्मनी भरी थी, ऐसी रिएक्शन लोगों से मिली। सेकेंड आपका आंसर है। थर्ड देख लो। द सिक्योरिटी फोर्सेज एक्सरसाइज्ड ग्रेट रिस्ट्रेंट बाय नॉट रिस्पॉन्डिंग टू हॉस्टाइल अटैक्स एंड थ्रेट्स। जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारे पुलिस वाले हैं, उन्होंने एक्सरसाइज किया, उन्होंने जो है
इस चीज़ को कैरी आउट किया, ऐसा समझ लो। एक्सरसाइज का मतलब है कैरी आउट करना। उन्होंने अंजाम किया, एक्सरसाइज किया, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रेंट को, बहुत ही ज़्यादा आत्म संयम को, नहीं रिस्पॉन्ड करके, नहीं प्रतिक्रिया दे करके, और किसके सामने? हॉस्टाइल अटैक्स और थ्रेट्स के सामने, दुश्मनी भरे अटैक्स और चुनौतियों के सामने। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों आपका आंसर बन गए, ठीक है ना। सी आपका आंसर है। ये लास्ट वाला है, एस्केलेट। ये वर्ड बहुत बार एडिटोरियल्स में आया है, मेरे हिसाब से आपको सबको आना चाहिए वर्ड। एस्केलेट को मैंने आपको बताया हुआ, स्वचालित सीढ़ियाँ जो अपने आप ऊपर जाती हैं उसको बोलते हैं एस्केलेटर। देखते हो ना आप स्टेशन पे, सीढ़ी पे खड़े हो गए आप, वो धीरे धीरे करके आपको जो है अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर ले आएगी। तो एस्केलेट करने का मतलब भी होता है किसी चीज़ को ऊपर लाना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाना। चलो अब करवा देता हूँ मैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ जो है ना समझानी पड़ेगी आपको, लेकिन ध्यान से समझना। एस्केलेट आप समझ गए हो, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाना। यहाँ पे कह रहा है पेडिस्ट्रियन वॉज जे वॉकिंग व्हेन ही एस्केलेटेड द बिजी स्ट्रीट। पेडिस्ट्रियन जो है, पैदल यात्री जो है, पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला, याद करें इस वर्ड को, पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाला। और जे वॉक का मतलब होता है ट्रैफिक की बत्ती को तोड़ना, जो कि पैदल चलने वालों के लिए हो। इंडिया में तो शायद अभी तक नहीं आई है ये, बाहर के देशों में मिलेगी आपको। गाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी ट्रैफिक सिग्नल होता है ना। तो इस पेडिस्ट्रियन ने अपने पैदल वाले ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ दिया, जे वॉकिंग कर दिया, जब उसने एस्केलेट कर दिया बिजी स्ट्रीट को, ऐसे वॉक स्ट्रेट इनटू करते हुए आने वाले व्हीकल्स के पाथ में। भाई बिजी स्ट्रीट को एस्केलेट नहीं कर सकते हो। एस्केलेट का मतलब होता है इंटेंसिटी को बढ़ाना। स्ट्रीट की, गली की इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाओगे तुम? नहीं बढ़ा सकते ना। एस्केलेट का गलत यूज़ है यहाँ पे। सेकंड देख लो, वी ट्राई टू एस्केलेट द मोस्ट लाइकली प्रॉब्लम्स बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। हमने ट्राई किया एस्केलेट करने का, हमने ट्राई किया उठाने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को, सबसे ज़्यादा संभावित समस्याओं को, लेकिन ये चीज़ बड़ी नामुमकिन है कि हम प्रिपेयर्ड हो जाएं किसी भी फाइनल आउटकम के लिए, इवेंचुअलिटी के लिए, आखिरकार होने वाले हादसे के लिए। इवेंचुअलिटी होती है आखिरकार कोई बड़ी चीज़ हो जाए जो गलत भी हो आपके लिए, वो कहलाती है फाइनल आउटकम या इवेंचुअलिटी। तो हमने प्रॉब्लम्स को तो उठाया, लेकिन बड़ा मुश्किल है हादसों को रोकना, उनके लिए तैयार होना। याद रखना, प्रॉब्लम्स को आप उठाते हैं, सबके सामने रखते हैं, आप प्रॉब्लम्स को रेज करते हैं। आपको टीचर ने पूछा होगा ना, कोई क्वेश्चन है तो रेज करो, कोई डाउट है तो रेज करो, कोई प्रॉब्लम है तो रेज करो, कोई इशू है तो रेज करो। रेज एस्केलेट का एक सिनोनिम तो है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क भी है। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं, उठाना है, सबके सामने रखना है। तो इसने सिनोनिम यूज़ किया, लेकिन इसका कॉन्टेक्स्ट गलत है। यहाँ पे रेज आना चाहिए, बी में एस्केलेट यूज़ नहीं हो सकता। अब देखो, फर्स्ट में नहीं हो रहा, सेकंड में नहीं हो रहा, तो आपका आंसर बन गया ओनली थर्ड, क्योंकि ऑल ऑफ दीज भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक तो आंसर बनेगा इनमें से, डी आपका आंसर है। अब यहाँ आप चेक भी कर लो, द डिसीजन टू एस्केलेट यूएन इन्वॉल्वमेंट, डिसीजन जो है बढ़ाने का यूएन की इन्वॉल्वमेंट को, यहाँ पे एस्केलेट बिल्कुल सही काम कर रहा है, किसी चीज़ को बढ़ाने की बात कर रहा है ना। तो इस तरीके से आप चेक करें, ये वर्ड वास्तव में बहुत मुश्किल क्वेश्चन हैं। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा वर्ड आ जाए आपको मुश्किल हो जाएगा करना। इसीलिए आपको मैं कई बार एडिटोरियल्स में बताता हूँ, ये वर्ड के 3 मीनिंग्स होते हैं, है ना। तो वो तीनों ही मीनिंग इस तरीके से आपको यूज़ में आने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा मीनिंग कहाँ पे यूज़ होगा। चलो आगे बढ़े, क्लोज टेस्ट पे आ जाओ अपने फटाफट से। ये क्लोज टेस्ट है ना, मीडियम डिफ़िकल्टी लेवल का है, ठीक है। कल जो क्लोज टेस्ट करवाऊँगा और कल जो PQRS करवाऊँगा वो थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के होंगे। तो आज थोड़े से तैयार हो जाओ, थोड़ा वार्म अप कर लो, बाकी कल देखते हैं। फटाफट सब लोग ट्राई करें, आपके सामने लिखा हुआ है। चलो, इन 2005 एन एल्यूसिव इलनेस बिगेन टू, यहाँ पे कुछ आएगा, चिम्प्स एट द टेकुग्मा चिंपैंजी सेंचुरी इन सिएरा लियोने। तो इस सिएरा लियोन नाम की जगह में 2005 में एक एल्यूसिव मतलब बच निकलने वाली, जिसको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो, जिसके बारे में समझ ना आ रहा हो ये है क्या, तो एक ना समझ में आने वाली या ना पकड़ में आने वाली जो इलनेस है, बीमारी है, वो शुरू हो गई इस काम को करना। और किसको? चिम्प्स को। और कहाँ पे? इस सेंचुरी में, इस जगह पे। अब मुझे बताओ, बिगेन प्लस में टू, बिगेन टू के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव। 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जानते ही हो क्या होती है ना, बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। जैसे इसके आगे लगेगा टू इन्फिनिटिव बन जाएगा। दूसरा, बिगेन टू के बाद में जीरेंड भी नहीं आता। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब टू के बाद में आती है, वो 25-30 फ्रेज में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, उसमें बिगिन टू आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बेयर इन्फिनिटिव आएगा। अब देखो कौन सा इनमें से बेयर इन्फिनिटिव, हिटिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, रिलीज है वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव, प्रोटेक्ट भी बेयर इन्फिनिटिव, स्ट्राइक भी बेयर इन्फिनिटिव,
हर्टिंग है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। या तो आंसर है बी, या है सी, या है डी। अब मुझे बताओ ये डिजीज़ क्या शुरू करेगी? स्ट्राइक करना बंदरों को, प्रोटेक्ट करना चिंपांजियों को, या रिलीज़ करना चिंपांजियों को? भाई बीमारी है तो स्ट्राइक करेगी ना, बीमारी हिट करेगी, हर्ट करेगी, स्ट्राइक करेगी, इन्हीं में से एक आंसर है। लेकिन 2 के बाद में हर्टिंग नहीं आएगा, 2 के बाद में हिटिंग नहीं आएगा, 2 के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्ट्राइक आपका आंसर बनेगा। रिलीज और प्रोटेक्ट जो है उनका कोई मीनिंग निकलेगा नहीं। तो बिगिन टू स्ट्राइक चिंपांजीज एट दिस सेंचुरी। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो रहे हैं ना, ये आपका वैसा का वैसा पड़ा है, साइड में ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, चेक करो पहले खुद से। चलो, कह रहे द डिजीज प्रेजेंटेड इटसेल्फ डिफरेंटली इन द इन्फेक्टेड चिंपैंजीज एंड सीम्ड टू रिवर्ट, अफेक्ट, अपलोड, अपोज, वेल चिम्स ओनली एट दिस पर्टिकुलर सेंचुरी। कह रहे जो डिसीज है इसने प्रेजेंट किया अपने आप को। देखो प्रेजेंट वही वर्ब है जिसके बाद में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना है। इन्जॉय है, प्रेजेंट है, इंट्रोड्यूस है, ये सारी वर्ब्स अपने बाद में इटसेल्फ, माई सेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ हमेशा लेती हैं, है ना। तो डिसीज़ ने अपने आप को दिखाया, प्रेजेंट किया अलग तरीके से इन्फेक्टेड चिंपांजियों में जिनको इन्फेक्शन हुआ है, और ये दिखाई भी दी डिजीज़ इस काम को करती हुई चिंपांजियों को महज इसी पर्टिकुलर सेंचुरी पे, ओनली एट दिस पर्टिकुलर सेंचुरी। अब ये बताओ ये डिजीज़ चिंपांजियों का क्या करेगी? इनको रिवर्ट करेगी, अफेक्ट करेगी, अपलोड करेगी। अपलोड का मतलब होता है प्रशंसा करना, अपोज का मतलब होता है विरोध करना, वेल का मतलब होता है रोना, वेल का मतलब होता है कराना, रोना, है ना, जो वो मरने पे रोते हैं ना किसी की अपने डेथ पे, उसको बोलते हैं वेलिंग, फूट फूट के रोना, ऐसा समझ लो। रिवर्ट का मतलब होता है पुरानी अवस्था में आना, जैसे बर्फ़ है उसको पिघला दिया, वो रिवर्ट हो गई वाटर में, ठीक है ना। रिवर्ट का मतलब क्या होता है? पुरानी अवस्था के अंदर आना। तो ना तो चिंपांजियों को रिवर्ट कर रही है मेरे भाई, ना अपलोड कर रही है, ना अपोज कर रही है, ना वेल कर रही है, यहाँ पे कर रही है अफेक्ट। समझ गए ना, अफेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू मेक एन इम्पैक्ट, प्रभावित करने लगी, सीम टू अफेक्ट चिंपैंजीज ओनली एट दिस सेंचुरी। बढ़े आगे, चलो सी आपका फटाफट देख लो। कह रहा वाइल सम चिम्प्स एग्जिबिटेड, इनिशिएटेड, कन्विंस्ड, अवॉइडेड या अनॉइड signs of a digestive order, other had seizures and lack of coordinations and sometimes the chimp showed all of these symptoms। बात कर रहे हैं सारे सिम्टम्स की, है ना, कौन कौन से निशान इस डिजीज़ के मिले। कह रहे हैं जहाँ कुछ चिम्प्स जो हैं चिंपांजी, उन्होंने इन पांचों में से एक काम किया, और किसका? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर का। डिसऑर्डर का मतलब होता है कोई अलग सी चीज़ हो अपने शरीर में, कोई बीमारी हो। डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन। तो उन्होंने पाचन तंत्र में डिसऑर्डर को ऐसा किया, उन्होंने पांचों में से जो वर्ब लगाओगे। दूसरे ने सीजर्स को दिखाया, सीजर्स का मतलब होता है चक्कर आना, है ना, चक्कर, या यूँ बोले दौरे पड़ना, दूसरों को दौरे पड़े, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन उन्होंने दिखाया। और कुछ चिम्प्स ने कभी कभी सारे तीनों ही सिम्टम्स को जो है एग्जिबिट किया, दिखाया। अब ये बताओ चिम्प्स जो हैं वो सिम्टम्स को या साइंस को क्या करेंगे? इनिशिएट करेंगे, शुरुआत करेंगे, कन्विंस करेंगे, मनाएंगे, अवॉइड करेंगे, बिल्कुल जो है बचेंगे, अनॉय करेंगे, चिढ़ाएंगे, या एग्जिबिट करेंगे, दिखाएंगे। भाई साइंस को तो एग्जिबिट करना है ना, तो इन चिम्प्स ने साइंस को एग्जिबिट किया, शुरू नहीं किया। शुरू तो जिसने बीमारी फैलाई है उसने शुरू किया इसको। कन्विंस करने का मतलब होता है किसी को मनाना, तो मनाने की तो बात है ही नहीं। अवॉइड क्यों करेंगे भाई? बीमारी तो आ गई है इनको ऑलरेडी, ये सारे के सारे ऑर्डर डिसऑर्डर दिखा रहे हैं, अवॉइड क्यों करेंगे? अनॉय का मतलब है चिढ़ाना, चिढ़ाने का कोई काम यहाँ पे है नहीं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डी। इस क्वेश्चन में क्लोज कॉल है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। कैर इन्फेक्टेड चिम्प्स अपीयर्ड टू बेनिफिट, ग्रोप, डाई, रिकॉल, रिकवर फ्रॉम द डिजीज ओनली टू सकम मंथ्स लेटर इवन विद मेडिकल केयर। कह रहा है जो इन्फेक्टेड चिम्प्स थे, जो कि इन्फेक्शन हुआ था जिन चिंपांजियों को, वो दिखाई दिए इस काम को करते हुए। अपीयर टू प्लस में वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव, आपको पता है टू अपने बाद में जीरेंड को कब लेगी? जब वो 30 फ्रेजेज में से कोई एक फ्रेज होगा, जैसे कि विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। अपीयर टू के बाद में जीरेंड नहीं आता, तो यहाँ पे वर्ब का बेयर इन्फिनेटिव आएगा। चिम्प्स जो हैं अपीयर हुए इस काम को करते हुए इस डिजीज़ से महज सकम करने के लिए, मरने के लिए कई महीनों के बाद।
कई महीनों के बाद जाकर के चिंपांजी सकम कर रहे हैं। सकम का मतलब होता है किसी चीज़ की भेंट चढ़ जाना। तो कई महीनों के बाद जाकर के चिंपांजी जो है इस बीमारी की भेंट चढ़ रहे हैं। पहले क्या करेंगे ये हमें यहाँ बताना है, ध्यान से समझो। बेनिफिट करेंगे इस डिजीज़ से, इसको पकड़ेंगे। ग्रोप का मतलब होता है पकड़ना, किसी को ऐसे जो है ना एकदम पकड़ लेते हो ना, उसको ग्रोपिंग बोलते हैं। डाई करेंगे, मरेंगे, रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, रिकवर करेंगे, बाहर निकलेंगे। भाई रिकवरी होंगे ना। आप बोलो सर डाई क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? वो कह रहे हैं महज कई महीनों के बाद ही मरते थे वो जा कर के, यहाँ पे रिकवर किया 2-3 महीने के बाद जा कर के वो मर गए। तो डाई को यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि सकम का इसने ऑलरेडी बताया हुआ है डाई करने का कई महीनों के बाद। तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिकवर करेंगे, याद करने का कोई काम नहीं है, किसी को झपट्टा मारने का कोई काम नहीं है, ग्रोप करने का फ़ायदा डिजीज़ का कुछ हो नहीं रहा। डाई अभी कर नहीं सकते, रिकवर आपका आंसर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ई को देख लेते हैं फटाफट से। ये जो पूरा है ना, पूरा इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है ई वाला फ्रेज। जब ये बंदर चिंपांजी पहले रिकवर होते थे और कई महीनों बाद मर जाते थे, वो इस काम को करते हुए सारा काम करते थे। इस काम को करते हुए ये सारा काम करते थे। ये साइमल्टेनियस सेक्शन दिखाने वाला वर्ब का एनजी फॉर्म 5 में से एक आपको आएगा। अब बताओ ये चम्स कौन सा काम करते थे वेटेरिनेरियंस के ऊपर। ये वेटेरिनेरियंस वो लोग होते हैं जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर ऑफ एनिमल्स, है ना। इसको आप वेट भी बोलते हैं, वेट्स। अब ये वेट्स को क्या करते थे इस तरह से मरते हुए? यील्ड करते थे, रिड्यूस करते थे, अलार्म करते थे, फियर करते थे, इंश्योर करते थे। ये इंश्योर है ना, इंश्योर। इंश्योर का मतलब है पक्का करना। तो पक्का करने का तो कोई काम है नहीं, ऐसा थोड़े ना ये वेटेरिनेरियन पहले जो है मतलब इनको कोई गारंटी दे के गए हैं। ये इंश्योर करने का मतलब होता है गारंटी देना, पक्का करना। तो गारंटी देने का कुछ काम तो है नहीं। यील्ड करने का मतलब होता है कुछ देना या सरेंडर करना। तो आत्मसमर्पण करना या देने की बात भी नहीं हो रही, तो यील्ड भी नहीं हो सकता। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। अरे बंदर खुद मर रहे हैं, जानवरों के डॉक्टर क्यों कम होंगे? समझ रहे मेरी बात को? रिड्यूस का कोई कनेक्शन नहीं है। फियर का मतलब होता है डराना, डरना। आई फियर, मुझे ऐसा डर लगता है। देखो ये बंदर जो है इनको डरा रहे थे, डर नहीं रहे थे। इनको डरा रहे थे, इनको चौकन्ना कर रहे थे, इनको परेशान कर रहे थे, खुद परेशान नहीं हो रहे थे। फियर का मतलब होता है खुद परेशान होना। तो बंदरों के लिए फियर भी नहीं आ सकता। अलार्मिंग ज़रूर आ सकता है। अलार्म का मतलब होता है किसी को चेता देना आने वाली मुसीबत के लिए। जैसे अलार्म बजता है ना, कोई भाई अलार्म बज गया, बाढ़ आने वाली है, अलार्म बज गया, ये होने वाला है ना। तो वो अलार्मिंग का मतलब यही होता है कोई ऐसी सिचुएशन के बारे में बताना जो आगे आपको परेशानी देगी। तो ये बंदर भी ऐसे ही मरते जा रहे थे, अलार्म करते हुए, जानवरों के डॉक्टर को इस सेंचुरी के अंदर परेशान करते हुए, चेताते हुए। फियर नहीं आएगा क्योंकि बंदर खुद फियर नहीं कर रहे थे, बंदर फियर करवा रहे थे। इनको फियर करवाने के लिए अलार्म नाम का वर्ड यूज़ होता है। चलिए फटाफट से वीडियो को शेयर और एक लाइक। ये आपके क्वेश्चन है आज के क्विज़ के। इन क्वेश्चंस को मैं कल सुबह में लूँगा, कल रात की 9:30 बजे की क्लास में। टाइमिंग अपनी फिक्स है 9:30 PM एवरी डे, ठीक है। तो फटाफट इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करो। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर मिलेगा इसका। ये पहला क्वेश्चन था और ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, देख लेना ऊपर इसमें क्या लिखा हुआ है, पूरी कहानी आपके सामने लिखी हुई है ना। और ये आपका थर्ड क्वेश्चन। तीनों ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं पिछले साल SBI के। ऐसे ही क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करें अपने एग्जाम में। चलिए आंसर मिलेंगे फर्स्ट कमेंट में। वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर से। अंटिल देन साइनिंग आउट।